नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम यहाँ पे हैं बैंकिंग सेक्टर के पीओ एग्जाम, क्लर्क एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस और अन्य ब्रांचेस जैसे आरबीआई, ग्रेड बी एग्जाम, उन सारी एग्जाम्स की इंग्लिश के लिए कि उनकी इंग्लिश कैसे होती है, क्या मार्क्स की है, क्या इंपॉर्टेंट वहाँ पे कंसेप्ट्स हैं, उन सबको जानने की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश में सब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, कि क्या चीज है जहां से हमें शुरुआत करनी है, इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट बैकबोन क्या है। ये चीज जानने के लिए हम आज यहाँ पे एक ऑनलाइन लेक्चर है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है कि स्पीच के पार्ट्स हैं। इनके तरीके कितने हैं? ये 8 पार्ट्स में बटे हुए हैं कि टोटल इनके 8 पार्ट्स है दोस्तों, कि यहाँ पे जिनको आप सब अपने स्कूल एजुकेशन से इनबिल्ट हो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजंक्शन, सारी चीजें क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच को बनाती है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 भागों में बटे हुए हैं, जो शुरू होते हैं नाउन से। नाउन के बाद में हम पढ़ते हैं प्रोनाउन, उसके बाद में एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कुछ ऐसे टॉपिक इंटर रिलेटेड इनसे हम पढ़ते हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। जो आगे के 3 टॉपिक बने हैं जिनका मैं नाम लिखता हूं, जैसे जीरंड, एक टॉपिक है पार्टिसिपल और एक टॉपिक है इंफिनिटी। तो आप ये भी इन्हीं से इंटरकनेक्टेड टॉपिक पढ़ते आते हो कि जीरंड है, पार्टिसिपल है और इंफिनिटी। तीनों टॉपिक इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से बने हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश का जो मुख्य चीज है वो है टेंस। ठीक है, टेंस। कई टीचर्स का मानना है कि टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, बिल्कुल है, टेंस इज द बैकबोन ऑफ द ग्रामर। बट उससे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच से गुजरना होता है कि जो नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजंक्शन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है। क्यों? उसका रीजन बता। सिंपल कोई भी पूरी इंग्लिश ग्रामर में से सबसे सिंपल सेंटेंस, छोटे से छोटा सेंटेंस अब अगर हम लेते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। बहुत छोटा सेंटेंस लिखा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखो इतना छोटा सेंटेंस है कि केवल 3-4 वर्ड से बना है। लेकिन जब इसको ब्रेकअप करेंगे हम, कि ये सेंटेंस है, इसको ब्रेकअप करते हैं। यहाँ पे आई वर्ड, आई क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन। एम क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है? एक मेन वर्ब। दोस्तों, टीचिंग एक मेन वर्ब। एंड इंग्लिश फिर एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है। जब नाउन पढ़ेंगे अभी तो हमें पता चलेगा कि नाउन होता क्या है, तो हम वहां पे इसको डीपली डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर करेंगे। अब देखिए, वापस देखिए कि आई यहाँ पे क्या है? नाउन है। एम हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब है, और इंग्लिश फिर से नाउन है। ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, पहली चीज। एंड लास्ट टाइम यही चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। एक कितना छोटा सेंटेंस था, एक टेंस है, करेंटली ही इज डूइंग सच ए थिंग, सो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बट उससे पहले हमने क्या सीखा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच से बना हुआ है, जैसे नाउन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर नाउन। मतलब क्या क्या है इसमें? नाउन आ गया, 2 काइंड की वर्ब आ गई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया। यहां से क्या समझ मिली कि एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, ईच एंड एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमें क्या पता होना चाहिए? पार्ट ऑफ स्पीच। अगर पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे देन टेंस आएंगे। अगर पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे तो हमें जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, जो कि बैंकिंग एग्जाम की बैकबोन है, जो मेंस है, उसमें चलते ही वो जीरंड दे देगा, पार्टिसिपल
जो आपको आगे में पढ़ाऊंगा कि टू प्लस वेर इन्फिनेटिव, कई बार टू प्लस आईएनजी ले लेता, कई बार नहीं लेता। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। कई बार जीरेंट एज ए वर्ब आएगा, कई बार जीरेंट एज ए नाउन आएगा, तब नाउन जीरेंट बोलेंगे। उसी को जब वो जीरेंट एज ए वर्ब आएगा तो वर्ब जीरेंट बोलेंगे। ओके, क्या समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अगर पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे हुए तो ग्रामर अच्छी हुई। ग्रामर और जो सेकंड पार्ट है आपका, जो मिसिंग लिंक अभी तक, वोकेब, ठीक है, जो 50% ऑफ पेपर को बनाता है। और उसमें केवल वोकेब भी नहीं आती दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल वोकेब भी आती है, और भी कई चीज आती है। जैसे मैं कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो उसके अंदर एक वोकेब का मतलब केवल वोकेब स्ट्रॉन्ग करना नहीं, फ्रेजेज आएगी, ठीक है, इडियम्स आएगी। आप ये चीज आज नोट डाउन कर सकते हो कि ये कंस्टिट्यूट ऑफ पेपर है, कि पेपर बनता कहां से है। बैंकिंग का आप कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, लास्ट में वो एक फ्रेज डाल, एक ईडियम डाल। अब ये बैंक के सिलेबस में तो नहीं दे रखी। बैंक के सिलेबस में क्या दे रखा है? ओनली ग्रामर और कुछ वोकेब। तो लेकिन हमें केवल ग्रामर तक सीमित नहीं रहता, हमें केवल वोकेब तक सीमित नहीं रहता है। वाई? आप प्रीवियस ईयर 5 ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 5 साल के पीछे के पुराने पेपर, PYQ जिनको बोला जाता है, और वहां पे देखिए कि कोई भी आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, क्लोज पढ़ रहे हो, तो वहां पे चलते ही आपको क्या मिल जाती है? कोई फ्रेज मिल जाती है, कोई इडियम्स मिल जाती है। लाइक व्हेन आई विल गिव द एग्जांपल, कि समझ लो कि ऐसा आ गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ईट ए हम्बल पाई। अब वो आपको परेशान करेगी। अब वो वोकेब तो नहीं है, वो क्या है? ईडियम है, फ्रेज है। तो अब इनका अगर मतलब नहीं आता तो बैंक का पेपर या बैंक की प्रिपरेशन इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। तो हमें पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन समझना है, पूछ कहां से रहा है एग्जामिनर। बिकॉज इफ यू डोंट नो वेयर द बैटल इज, हमारा युद्ध है कहाँ पे, तो हम पहले ही फेल कर गए। दो चीज जो एग्जाम को, इंग्लिश के एग्जामिनेशन को बनाती है, फर्स्ट द प्लानिंग, सेकंड एग्जीक्यूशन, थर्ड रिवीजन ऑफ थिंग्स। तो फ्रेज है, इडियम्स है, वोकेब है, वन वर्ड, कई बार वन वर्ड उलझे हुए आते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है, मैं बोलूं कि थीस्ट और एथिस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। बट ऐसे वर्ड बैंकिंग पीओ एग्जाम नहीं पूछेगा, वो बड़े टफ वर्ड टेस्ट करता है। टी टोटेलर, ओके, कई कि जो कभी नशा नहीं करता हो, वन वो कंप्लीटली एब्सटेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। अब देखो यहाँ पे वन वर्ड, अकेला वन वर्ड नहीं सीखा हमने। अगर हमारी एनालिटिकल स्किल सही है तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? कि वन वो कंप्लीटली एब्सटेंस फ्रॉम, क्या सीख रहे हैं? प्रीपोजिशन। कि एब्सटेंस कौन सी प्रीपोजिशन लेती है? फ्रॉम, दूर रहना, एब्सटेंस फ्रॉम। ओके, वन वो बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आई? इन। क्यों आई? बिलीव्स ऑन गॉड क्यों नहीं है? ये भी कभी हमने ध्यान दिया? बिकॉज गॉड क्या है? एक नाउन है। और कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमें दिखता नहीं है, केवल फीलिंग्स है। जब फीलिंग्स होती है तो इन लेता है, अदरवाइज ऑन लेता है। जैसे आपने एक वर्ड है ओपिनियन, ओपिनियन, इसके साथ में दोनों प्रीपोजिशन देखते हो आप, कई बार इन द ओपिनियन, कई बार ऑन, ऑन ओपिनियन। व्हाई? रीजन इज दैट कई बार हम थॉट्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, देन इट्स ऑन इज यूज्ड, अदरवाइज इन इज यूज्ड। जब तक अपने विचार अंदर है, इनबिल्ट है, इनहेरेंट है, तब तक इन आएगा, अदरवाइज ऑन। ओके, चलो मूव करते हैं। ये आपको मैंने जनरल सिलेबस बताया है। कुछ वन वर्ड के अलावा फ्रेजल फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वो भी फिक्स्ड पार्ट है, उसको भी आपको स्टैटिक वोकेबलरी के अंदर ही शामिल किया जाएगा, फ्रेजल फिक्स्ड प्रीपोजिशन। उसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आप समझ जाओगे कि वहां से कि हम गलतियां क्या करते हैं। सिंपली मैंने लिखा कि क्लोज विथ, ये क्या है? फ्रेजल फिक्स्ड प्रीपोजिशन, क्लोज विथ। अब इसका मतलब क्या निकालोगे जब एग्जामिनेशन में आएगी, किसी कंप्रेहेंशन में या किसी क्लोज में या किसी पैरा जंबल में?
जो भी स्टैटिक पार्ट है, मेस द फॉलोइंग, कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, फीलर्स, पैरा जंबल्स, वहां पे ये वर्ड आ सकता है क्लोज विथ। और आप क्या देखोगे, सिंपली अर्थ लगा के आओगे अकॉर्डिंग टू हिंदी और मराठी कि क्लोज विथ का मतलब, क्लोज मतलब बंद, विथ मतलब साथ में, किसी को साथ में बंद कर देना इज नोन एज क्लोज विथ, बट वो गलत। दीज आर इन्फेरिंग वर्ड, इन्फेरेंस निकालना होता है, अनुमान लगाना होता है कि क्लोज विथ मतलब वो तो नहीं है जो सिंपली पूछा गया। अब देखो मैं इसी का सेंटेंस लिखता हूं कि सी रिडाइली क्लोज विथ माई ऑफर, माई ऑफर, वो मेरे ऑफर से रिडाइली क्लोज विथ है। अब देखो क्लोज विथ मतलब आप अभी भी नेगेटिव समझते हो कि क्लोज विथ मतलब क्या हो गया कि ऑफर को ठुकरा दिया, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बट द मीनिंग इज जस्ट पॉजिटिव। क्लोज विथ का मतलब होता है एक्सेप्टेड। क्या मतलब होता है? एक्सेप्टेड। तो मैंने ये जनरल सिलेबस डिस्कस किया है आपसे अभी तक कि 50% ऑफ द पेपर डिपेंड्स ऑन ग्रामर, 50% ऑफ द पेपर डिपेंड्स ऑन द स्टैटिक पोर्शन, एंड दैट स्टैटिक पोर्शन constitutes या comprises vocabulary that are difficult words from either the Hindu or Indian Express, phrasal verbs, phrasal prepositions, idioms, one words, infin and many more things that are fixed prepositions. Okay, यहाँ से हमारा 50% पेपर है। इसी का यूटिलाइजेशन हमें करना है ग्रामर में। ग्रामर में कभी भी ऐसा वर्ड नहीं आएगा बैंकिंग में कि आई एम टीचिंग इंग्लिश और उसमें एरर निकालिए, कभी भी ऐसा नहीं आएगा। चीजें डिफिकल्ट रहेगी, बट पहले हमारे बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तब जाके हमें डिफिकल्ट चीजें भी कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, हम सिंपल हो पाएंगे। ओके, लेट्स मूव टुडेज टॉपिक दैट इज नाउन। आज हम आते हैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच के पहले सेक्शन पे, वो है नाउन। ओके, लेट्स क्लास, हम क्लास खत्म होते होते कई चीजें जानेंगे अलग तरीकों से कि नाउन एक्चुअली पढ़ना कैसे। हमें इंग्लिश ग्रामर का रोट मेमोरी से रट्टा नहीं लगाना है, चीजों को बेसिकली क्लियर करते जाना है, और उसी को हम जानेंगे आज के लेक्चर में। चलो चलते हैं पहले पोर्शन पे, नाउन की डेफिनेशन सेक्शन पे कि नाउन है क्या, नाउन कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन एंड नाउन डेफिनेशन। ओके, लेट्स मूव। कि नाउन होता क्या है, फर्स्ट थिंग तो यही होती है किसी चीज को जानने से पहले कि वो चीज है क्या। तो नाउन की डेफिनेशन कैसे देंगे हम कि नाउन वो वर्ड है जो यूज करते हैं हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए। ये हमने 7th 8th में पढ़ी है चीजें, 10th में पढ़ी है ये चीजें, बट कॉम्पिटिटिव ग्रामर इज मच मोर डिफरेंट देन व्हाट वी हैव एक्चुअली रेड। वहां पे आप क्या थी, एक सिंपल इंग्लिश थी। उसके अलावा डेफिनेशन क्या है, जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच की डेफिनेशन है कि नाउन ये तो है ही, पर्सन, प्लेस, थिंग, वो सबको पता है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी वस्तु का नाम, वो सब क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है। बट इसके अलावा जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेफिनेशन, वो क्या कहती है नाउन के बारे में कि नाउन not only a person, place or thing, but also we can define the noun that what we can see, जो हम देख सकते हैं, what we can hear, जो हम सुन सकते हैं, what we can taste, what we can touch और what we can smell। सिंपली ये चीजें तो हम पढ़ते आए साइंस में, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल एंड सी, लेकिन कह क्या रहा है कि आवर सेंसेस इज आवर नाउन, कि जो हमें सेंस होता है वो नाउन। एग्जाम्पल कि व्हाट वी कैन टच हार्डवेयर इज ए नाउन। कोई टेबल को हम टच कर पा रहे हैं वो नाउन, नहीं कर पा रहे, थिंक कर पा रहे, लाइक रॉकेट साइंस, वी आर थिंकिंग अबाउट द रॉकेट साइंस, दैट इज आल्सो ए नाउन। रॉकेट साइंस इज a different kind of noun. What we can smell is still a noun. इसके अलावा एक्सेप्शन कि सेकंड चीज और क्या नाउन हो सकती है, व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, मतलब हमारी जो प्योरली इमेजिनेशन है, कल्पना, वो भी क्या है, नाउन है। बट हम जो कई बार कोई चीज परसीव नहीं कर सकते सेंसेस के साथ में, डेट इज आल्सो नोन ना। एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट लिखता हूं मैं, मेटाफिजिक्स, वर्ड भी है, बैंक पीओ के कॉम्प्रिहेंशन में आया हुआ इसका सिनोनिम, वन वर्ड, कि मेटाफिजिक्स क्या हो। देखो मेटाफिजिक्स क्या है, अब इससे ये कभी ऐसे अंदाजा मत लगा लीजिएगा
कभी भी ऐसे मत सोच लीजिए कि फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस डीलिंग विद द साइंस, फिजिक्स इसलिए नाउन हो गया, नहीं। ये वन वर्ड है। मेटा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंग, मतलब जिस चीजों के बारे में हम सोच सके। पूरे वर्ड का वन वर्ड है कि फिलोसॉफी डील्स विथ डीप सब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, डील्स विथ डीप सब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। जो इसका मतलब बताऊंगा अभी कि होता क्या है। देखिए, फिलोसॉफी होता है दर्शन, डील्स विथ सब्जेक्ट है फिलोसॉफी, डीप सब्जेक्ट जो गहरे सब्जेक्ट्स हैं, जो डीप लर्निंग है। सपोज विवेकानंद, स्वामी परमहंस, वो क्या है, धर्म के बारे में लिखते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। गॉड है कि नहीं इज ए सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मेटाफिजिक्स। तो ये क्या है कि हम परसीव नहीं कर सकते सेंस से, केवल सोच सकते हैं पहले कि ऐसा हो सकता है। देट में आल्सो बी ए नाउन। ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ये कॉम्पिटेटिव अप्रोच डेफिनेशन है। अभी तक हम पढ़े थे सिंपली, जो तुम्हारी ग्रेजुएशन थी वहां पे, कि नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ द थिंग्स कैन बी डिफाइंड एज ए नाउन। बट यहाँ पे क्या पढ़ा हमने कि द वर्ड विच इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वी बोथ कैन वी सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, and something that we can think of but cannot perceive by the senses is still known as noun। उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया, मेटाफिजिक्स, कि मेटाफिजिक्स क्या है, नाउन सब्जेक्ट है जिसको हम डायरेक्टली डील नहीं कर सकते बट समझ सकते हैं। उपनिषद है या दर्शन है, वो हमने समझाते हैं चीजों को। ओके, ये हुई डेफिनेशन। डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि नाउन होते क्या है। हम चलते हैं आगे कि हम नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे, कि नाउन के काइंड्स कितने हैं, टाइप्स। क्योंकि सारे सब्जेक्ट, सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच नाम है उनका, बोलने का तरीका, पार्ट ऑफ स्पीच। उसके भी तो पार्ट्स होंगे, होंगे। एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं, एडवर्ब के पार्ट होते हैं, प्रोनाउन के पार्ट होते हैं, वैसे नाउन के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने ये सीखी थी कि नाउन है वो किसी चीज को मीनिंग समझाने के लिए काम आ सकता है, जो हम सोचते हैं उसको। पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, बाद में हम नाउन को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउन्स के काइंड एक बार मैं आउटलाइन दे देता हूँ कि नाउन फर्स्ट काइंड में हम कितने टाइप के सीखते हैं, 4 टाइप। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, फर्स्ट, सेकंड, कॉमन नाउन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, कई बुक्स में ये भी दिया गया है कि मटेरियल नाउन को भी नाउन बना दिया गया है, बट एग्जैक्टली मटेरियल नाउन नाम से कोई नाउन नहीं होता। बिकॉज उसके एग्जाम्पल्स आप जब उन बुक्स में देखोगे तो आपको मिलेगा कि दिस चेन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, दिस चेन इज मेड अप ऑफ सिल्वर। अगर एक मटेरियल से एक नाउन निकाल दिया जाएगा तो कल को 8-10 नाउन और बना लिए जाएंगे, फिक्शन का एक अलग नाउन हो जाएगा, फिक्शनल नाउन। तो हमें वैसे नहीं सीखना है। जो ऑथेंटिक बुक्स है उनमें यही बताया गया है कि नाउन आर ऑफ 4 काइंड्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज विच काइंड ऑफ द नाउन, कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको हम बाय एग्जांपल थोड़ा सा रिवर्स अप्रोच में सीखने की कोशिश करें। ठीक है, आइए चलते हैं आगे कि पहला सेंटेंस, अशोका वॉज ए वाइज किंग। कोई सेंटेंस है, अशोका वॉज ए वाइज किंग। ठीक है, सेंटेंस को तोड़ते चलिए कि यहाँ पे आपको नाउन, अभी बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को भूल जाइए, जब हम नाउन सीख रहे हैं तो केवल नाउन तक सीमित रहिए। वी मस्ट लिमिटेड बाय द नाउन्स ओनली। ओके, लेट्स सी। अशोका यहाँ पे क्या है, एक किंग है जिसका पार्टिकुलर नाम है अशोका, और किंग क्या है, फिर एक नाउन। कैसा नाउन है अभी हमें नहीं पता, बट नाउन है ये हमें पता है। कैसे पता चला कि पर्सन, प्लेस या थिंग क्या होते हैं, नाउन। अशोक क्या है, पर्सन का नाम है इसलिए नाउन हुआ, बिल्कुल हुआ। कौन सा है ये हमें अभी नहीं पता, नहीं करना है हमें। और किंग क्या है, एक और नाउन। क्यों, पर्सन, प्लेस या थिंग, कोई तो थिंग है किंग, बिल्कुल है। कोई पोस्ट है किंग, बिल्कुल। तो पहले हमें अशोका नाम मिला और बाद में किंग नाम मिला। अब ये देखो कि अशोक क्या है, एक पार्टिकुलर नेम। किंग अशोका याद आते ही क्या आता है कि एक मौर्यन एम्पायर का कोई किंग है या कोई
किंग हमें मिलता है, ठीक है। तो उसके नाम से क्या है, अशोका। पार्टिकुलर किंग है, इसलिए नाउन वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर कोई पार्टिकुलर नेम बताए, जैसे राहुल, जैसे राम, तो वो क्या हो गया, पार्टिकुलर नाउन। और उस पार्टिकुलर वर्ड को क्या बोल दिया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन याद आते, अगर उसकी डेफिनेशन बोले, एक कीवर्ड अपने दिमाग में रखना है, पार्टिकुलर। मतलब अगर कोई बात है वो पर्टिकुलरली किसी के बारे में बोले, देन इट्स नोन एज प्रॉपर नाउन। बट द नाउन किंग, जो दूसरा नाउन है, वो कोई और किंग के लिए भी आ सकता था, केवल एक अशोक के लिए ही थोड़ी आएगा, उसके अलावा भी राजा हुए, ठीक है। कलिंग का किंग भी क्या है, एक किंग है। चंद्रगुप्त मौर्य इज ए डिफरेंट किंग, ओके। तो यहां से क्या समझे कि किंग एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम सेंटेंस में दो नाउन आए, एक नाउन का नाम आया प्रॉपर नाउन, दूसरे नाउन का नाम आया कॉमन नाउन। अब इसको कॉमन नाम क्यों दिया, बिकॉज ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कई बार आपको कंफ्यूजिंग सेंटेंस भी दे दिए जाएंगे कॉमन नाउन। जैसे मैं बोलूं कि सीता, सीता क्या है, एक प्रॉपर नाउन। लेकिन सीता कौन है, सीता इज ए गर्ल। गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन। सीता प्रॉपर नाउन, क्यों, पार्टिकुलर नेम है किसी लड़की का सीता। लेकिन गर्ल क्या हो गई, कॉमन नाउन। जैसे बात करें हरि की, हरि इज ए प्रॉपर नाउन, बट हरि है क्या, हरि इज ए बॉय। सो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। कैसे पता चला, बॉय पूरे क्लास को, पूरे जीनस को, पूरे जीन को, उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल हरि इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द नेम, पार्टिकुलर नेम। जैसे कोलकाता, कोलकाता क्या है, एक सिटी का नाम, बट उससे पहले कोलकाता उसका प्रॉपर नेम है, इसलिए उसको क्या बोला, पार्टिकुलर नेम को क्या बोला, कोलकाता। वो प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी क्या हो गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, उसकी जीन को बता रहा है, इसलिए वो कॉमन नाउन। इंडिया, इंडिया क्या याद आता है, क्या आता है, हमारी नेशनैलिटी, हमारा कंट्री। तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर कंट्री की बात करो, कॉमन नाउन। देखो, ये होगी सिंपल बात। लेकिन कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग सेंटेंस आ जाते हैं कि ग्लास इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास को बनाया गया है ग्लास से। अब देखो दो दो बार ग्लास है, आपको कंफ्यूजिंग भी लग रहा है कि ये क्या सेंटेंस से गलत है क्या, बट नहीं है कि सेंटेंस में दो दो बार कॉमन नाउन आया है, ये भी सही नहीं है, दोनों बार कॉमन नाउन नहीं है। वाई, आप सोचोगे ग्लास का मतलब तो क्या हो गया कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉमन नाउन। बट जो ये दूसरे वाला ग्लास है वो कॉमन नाउन, पहले वाला ग्लास है वो प्रॉपर नाउन। वाई, पहले वाला ग्लास बता रहा है पार्टिकुलर ग्लास का नाम, कि वो ग्लास है वो, चाहे स्टील का है चाहे कांच का है लेकिन सेकंड वाला ग्लास क्या बता रहा है, ग्लास इज मेड अप ऑफ ग्लास, कि कोई एक ग्लास को बनाया जाता है, दू जो मटेरियल है उसका वो बता रहा है। जब मटेरियल को बता रहा है तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। इसीलिए जो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है वो यहाँ फेल कर जाती है, बिकॉज एवरी मटेरियल इज ए कॉमन मटेरियल, इसलिए वो क्या है, फाइनली इट इज एन कॉमन नाउन। तो कुछ बुक्स जो कई मटेरियल कॉमन नाउन को ही मटेरियल नाउन का नाम दे देती है, वो रॉन्ग कॉनोटेशन है, वो गलत है। इसलिए हमें वो नाउन ध्यान नहीं रखना है कि कोई मटेरियल नाउन नाम से कोई नाउन होता है, नाउन कॉमन नाउन के नाम से होता है। समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। हालांकि बैंकिंग कंपटीशन में यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, बट अगर आपको ये पता होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या फर्क होता है, तो ये इजी रहेगा। वाई, बिकॉज इसी के कंसेप्ट, इसी के ही कंसेप्ट को आगे बढ़ा के वो कंपटीशन में एरर देता है, स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, आगे देखेंगे हम ये आगे क्या है, कि प्रॉपर नाउन पढ़ा हमने, कॉमन नाउन पढ़ा हमने, और हम आगे चलते हैं कि इन्हीं को प्रॉपर नाउन को कुछ और चीजें, कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बिहेव करवा सकते हैं। प्रॉपर नाउन कई बार कॉमन नाउन की तरह भी काम आता है, ठीक है। कि यहाँ पे आपने देखा कि कभी गर्ल आया, कभी सारी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि होती क्या है।
कि प्रॉपर नाउन एक वो नाउन होता है जो इसको पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस को डिफाइन करता है, एग्जैक्टली डिफाइनिंग that what it is. A proper noun is the name of some particular person or place. Proper means one's own. Proper का मतलब क्या है? खुद का। आपका नाम रखा गया राहुल, मतलब किसका है? आपका खुद का, his own। तो ये possession है, इसलिए प्रॉपर नाम। ठीक है, इसलिए इसको प्रॉपर नाम को पर्सन्स ओवन है, चाहे वो कुछ भी हो। टेबल है, लेकिन पर्टिकुलर टेबल, वो क्या हो गई? उसका प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा देखो, बड़ा अगर कभी भी इंग्लिश में ऑलवेज लिखा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये वर्ड आपको इंग्लिश में परेशान करेंगे। एक वर्ड होता है ऑलवेज, एक होता है जनरली, एक होता है यूजुअली। आगे जैसे जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में बढ़ेंगे, तीनों टर्म का मतलब भी जानेंगे। ऑलवेज किसी के आगे लगा रहा है मतलब 100% वही होगा। जनरली लगा रहा है मतलब 90% ऑफ द टाइम। यूजुअली लगा रहा है मतलब कभी कभार 20-30% ऑफ द टाइम। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि ये प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटर्न विद ए कैपिटल लेटर एट बिगिनिंग, क्या होता है? क्या? बिल्कुल, राहुल इज ए गुड बॉय, कैपिटल लेटर यूज हुआ। वाई? राहुल इज ए प्रॉपर नाउन। किस लिए यूज हुआ? राहुल प्रॉपर नाउन। तो मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर मैं प्रीपोजिशन के लिए यूज करूं कि प्रीपोजिशन आर जनरली फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो होती है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूं, ही इज इन द रूम। ठीक है, मतलब क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी है स्टूडेंट्स? इन। कौन सी प्रीपोजिशन है? इन। अब इस प्रीपोजिशन के बाद में जनरली एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो रूम क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एक नाउन है रूम। आया हूं तो क्या आया? जनरली, नॉट ऑलवेज। कैसे? मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या देख रहे हो? लुकिंग फॉर या लुकिंग एट, सिंपली एट भी लिख देता हूं। तुम क्या देख रहे हो? यहाँ पे प्रीपोजिशन कहाँ है? पीछे। क्या अब ऑब्जेक्ट है क्या इसके पीछे? नहीं, ये तो वर्ब को डिफाइन कर रही है, यहाँ पे मॉडिफाई कर रही है। तो क्या मतलब पता चला, लेकिन एट प्रीपोजिशन तो होती है, बिल्कुल होती है। ये वर्ड जनरली है, तो जैसा डेफिनेशन में आपको लिखाया था वैसा ही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, तैयारी करते टाइम अप्लाई करना है। जैसे एक वर्ड है यूजुअली। अब यूजुअली मतलब क्या है? कभी कभार, नॉट ऑलवेज। तो तीनों टर्म में क्या मतलब फर्क समझे? ऑलवेज यूज होते ही हमें स्टेटमेंट को यूनिवर्सल लेना है कि यूनिवर्सली इट विल फॉलो दैट 100% इट विल टेक। जैसे आपको बोला गया कि प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो वो प्रॉपर नाउन ऑलवेज टर्म यूज कर ली तो हमेशा हो। बट मैं इसी टर्म को ऐसे यूज करता हूं जनरली। जैसे प्रीपोजिशन का एग्जांपल दिया, ही इज इन द रूम। कितनी सिंपल प्रीपोजिशन है, इन। लेकिन पीछे क्या लिया? रूम, मतलब जनरली फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आए। एक्सेप्शन आपको बताई, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन। बट कहाँ आई? पीछे। ऑब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया। अगर यही वर्ड यूजुअली हो, मतलब क्या है? कभी कभार। अगर मैं बोलूं कि कोई भी सेंटेंस है, कभी कभार वो क्या ले लेता है? इनटू। कई बार क्या ले लेता है? इन। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ? यूजुअली। समझे? ठीक है। प्रॉपर नाउन और ऑलवेज रिटर्न विद द कैपिटल लेटर्स इन बिगिनिंग। नोट, इसी के अंदर प्रॉपर नाउन में हम पढ़ेंगे कि और क्या खासियत होती है कि प्रॉपर नाउन को कई बार कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। क्या प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा सकता है? ये एक डिफिकल्ट वर्ड टर्म है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, अभी आप इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही मैं सेंटेंस लिखूंगा आप समझ जाओ। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन होता है, जैसे सब चीजों को दिया जाता है एक साथ। जैसे मैं बोल दूं गर्ल्स, तो सारी दुनिया की गर्ल्स आ गई। जैसे मैं बोल दूं बॉयज, जैसे मैं बोल दूं क्लास, ग्लास, सब कुछ आ गया उसमें।
चाहे मटेरियल बदल सकता है, वर्ल्ड की गर्ल्स नेशनलिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, बट जेंडर गर्ल है, ठीक है। जैसे ही मेल, जेंडर मेल है लेकिन वो कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास। क्या है? सेम क्लास, एक ही क्लास रहेगी और काइंड, एक ही काइंड। कॉमन मतलब क्या होता है? जो शेयर किया जाता है सबसे। जैसे मैं बोलूं टेबल, कितनी बड़ी बात है, शेयर्ड बाय ऑल इज नोन एज कॉमन नाउन। एग्जाम्पल कि मैं बोलूं टेबल, उस टेबल को आप भी यूज में ले सकते हो, मैं भी यूज में ले सकता हूँ, ठीक है। वो क्या है? कॉमन। वाई? शेयर्ड बाय ऑल, दैट इज नोन एज कॉमन नाउन। तो जो कॉमन नाउन होगा, जैसे रेडियो, रेडियो क्या है? कॉमन नाउन। कैन, आप भी उस पे गाने सुन सकते हो, जब आप नहीं सुन रहे तो मैं ही सुन सकता हूँ, तो ये क्या हो गया एक तरीके से कॉमन नाउन। तो छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं कि कॉमन नाउन के अलावा कॉमन नाउन में और क्या क्या आते हैं। कॉमन नाउन में इंक्लूड कर सकते हैं हम कई बार कलेक्टिव नाउन और कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा कॉमन नाउन के बारे में, जो आपको सेंटेंस था कि कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन कैसे बनाते हैं, वो चीज मैं बताता हूं आपको। कि सपोज मैं एक सेंटेंस बोलूं कि ही वॉज द ल्यूक मैन ऑफ हिज एज, उसको बोला गया है ल्यूक मैन। अब देखो यहाँ पे पहला ये ही क्या है? कोई प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। इस ही की जगह में राहुल लिख देता, राहुल इज द लूकमैन। अब कई लोगों को लूकमैन नहीं पता होगा, लूकमैन वाइजेस्ट मैन माना जाता है धरती पे, कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो अगर वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, लूकमैन है, अगर मैं उसको लूकमैन ही बोलूं तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। बट मैंने लाइन क्या बोली ऊपर कि प्रॉपर नाउन कई बार या कॉमन नाउन कई बार, प्रॉपर नाउन को कई बार हम कॉमन नाउन की तरह बिहेव करवा सकते हैं। कैसे? मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन को कई बार कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं समझ लो सेंटेंस लिखता, राहुल वॉज द ल्यूकमैन ऑफ हिज एज। राहुल ल्यूकमैन था अपनी एज का, ठीक है। तो राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन। ल्यूकमैन भी क्या है? प्रॉपर नाउन। तो आप सोच रहे हो कि दो दो बार प्रॉपर नाउन काम लिया है। सेकंड सेंटेंस और पढ़ता हूं मैं। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर। कालिदास को शेक्सपियर बोला गया इंडिया। अब यहाँ पे दो नाउन, पहले नाउन पहचानो कि कालिदास एक नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। शेक्सपियर भी क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। दोनों नाउन है, बिल्कुल है दोनों नाउन। लेकिन आपको लग रहा है कि दोनों प्रॉपर नाउन। यहाँ पे जो मैं बात बोलना चाहता हूं, अब हम समझते कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बनाया। देखो पहला सेंटेंस नीचे से शुरू करते हैं कि कोल कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को कहा जाता है अक्सर, कंसिडर्ड एज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर क्या है? दोनों बताओ मुझे। कालिदास कौन थे? ग्रेट ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर कौन थे? ग्रेट ड्रामाटिस्ट। इस सेंटेंस को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ कि दूसरी कालिदास को कालिदास लिखूं, क्योंकि ये तो प्रॉपर नाउन की तरह आया, बिल्कुल आया। इज ऑफन कॉल्ड ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया। शेक्सपियर वर्ड को ही हटा लेता हूँ। क्यों? शेक्सपियर भी ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे। और आपने ऐसा भी पढ़ा है हिस्ट्री में भी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मतलब नेपोलियन क्या है? बहादुर आदमी है। समुद्रगुप्त भी क्या है? बहादुर आदमी है। दोनों क्या है? बहादुर आदमी। यहाँ पे कौन दो वर्ड है? कालिदास और शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या है? एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट। कालिदास भी क्या है? इंडिया का ग्रेट ड्रामाटिस्ट है। अब देखो इस वर्ड को हटा दिया शेक्सपियर को, और मैंने लिख दिया ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तब भी सही है। अगर मैं एक नया सेंटेंस लिखूं कि राम इज कंसिडर्ड एज चाणक्य ऑफ आवर क्लास, राम को चाणक्य माना जाता है। राम इज नोन एज चाणक्य ऑफ आवर क्लास, राम को चाणक्य बोलते हैं। अब चाणक्य वर्ड हटा के मैं लिख दूं राम इज नोन एज, या राम इज ऑफन कॉल्ड एज चाणक्य, कनिंग पर्सन ऑफ आवर क्लास। तो चाणक्य की जगह कौन सा वर्ड काम में लिया? कनिंग। मतलब क्या है कि सेकंड वाला शेक्सपियर
प्रॉपर नाउन नहीं होके क्या आया, कॉमन नाउन, क्योंकि उसकी जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस किया हमने, ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। कौन सा वर्ड यूज किया, ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। ड्रामेटिस्ट ये उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए प्रॉपर नाउन को कैसे बिहेव करवाया गया, कॉमन नाउन की तरह। लूकमैन को कैसे बिहेव करवाया गया, कॉमन नाउन की तरह। जैसे राहुल इज द लूकमैन, प्रॉपर नाउन राहुल, लूकमैन कॉमन नाउन। व्हाई, लूकमैन इज नॉट बिहेविंग एज लूकमैन है, लूकमैन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है द वाइजेस्ट मैन, वैसे काम नहीं है। ओके, जैसे अमित शाह इज नोन एज चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अमित शाह क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, चाणक्य क्या हो गया, कॉमन नाउन। दोनों नाउन वैसे प्रॉपर है दोनों, अगर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस में आए, बट इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर। समझे बच्चों, ठीक है। चले आगे कि हमने क्या पढ़ा, नाउन, और नाउन में क्या पढ़ा, पहले दो नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझी, उनके ऊपर सेंटेंस किए, पहचानना सीखा कि क्या प्रॉपर नाउन होता है, क्या कॉमन नाउन होता है। बस ये पहचान जरूरी थी। आगे चलते हैं हम कि और काइंड ऑफ नाउन भी कौन कौन से होते हैं। देखो, कॉमन नाउन है, कई बार उनमें कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, कई बार उनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब, जो कॉमन नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन समझ में आया, प्रॉपर से बना कॉमन नाउन। क्यों, राहुल एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसी का नाम लूं मैं बॉय, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन से बना कॉमन नाउन, और इन्हीं प्रॉपर और कॉमन नाउन से मैक्सिमम टाइम कॉमन नाउन से, नॉट द प्रॉपर नाउन बट कॉमन नाउन से बनते हैं कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले जब हम समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तब समझ में आएगा ये नाउन है क्या, आगे तभी बढ़ पाएंगे। कलेक्टिव नाउन समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। समझिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कि कलेक्टिव नाउन एक नंबर होता है जो पर्सन्स का नंबर बताए या थिंग्स का नंबर बताए। देखो, प्रॉपर नाउन से है या फिर नाउन की डेफिनेशन से ही बनी है इसकी डेफिनेशन। ये कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वर्ड का मतलब होता है ग्रुप। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। इसको समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या कहती है। कि कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है या एक नाम होता है जब नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ थिंग्स, या तो व्यक्तियों को या फिर वस्तुओं को जब एक साथ बोला जाए, जब एक ग्रुप में डाला जाए, या उनकी एक यूनिट बनाई जाए, स्पोकन ऑफ एज वन होल, जब उनको एक तरीके में ही लिया जाए, पूरी सारी चीजों को एक तरीके से दिया जाए, देन इट्स नोन एज कलेक्टिव नाउन। ओके, हमने क्या पढ़ी, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन, मेयर डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ वी डोंट नो द एग्जाम्पल, देन वी डोंट नो द डीपनेस ऑफ द सब्जेक्ट, द कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। और तब जानेंगे जब हमें उसकी डेफिनेशन आए। ओके, डेफिनेशन आई, अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे क्राउड वर्ड, कि कोई वर्ड है क्राउड। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। लेकिन हम ऐसे बोलते हैं भीड़, कभी ऐसा नहीं बोलते, सुना भीड़ों, हाँ नहीं, भीड़े नहीं सुना। ठीक है, क्यों नहीं सुना, बिकॉज क्राउड क्या है, कई लोगों को एक साथ के लिए वर्ड यूज किया गया, क्राउड। ठीक है, सेकंड वर्ड हम यूज करते हैं मोब। मोब क्या होता है, ये भी क्राउड ही होता है, बट मोब और क्राउड ये भी ग्रुप है, ये भी भीड़ है। तो सर फिर इन दोनों वर्ड के लिए अलग अलग वर्ड क्यों खोजने पड़े। देखो, कलेक्टिव नाउन से आपके क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, इवन बैंक में, एसएससी सीजीएल में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, यहाँ से पहला नाउन है जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होते हैं। डिफरेंस इज दैट क्राउड और मॉब में ये डिफरेंस होता है, क्राउड भीड़ होती है, मॉब भी भीड़ होती है, बट मॉब एक वॉयलेंट भीड़ होती है। कैसी भीड़ होती है, वॉयलेंट भीड़, कि जिसके अंदर हिंसा हो। ठीक है,
क्राउड क्या होता है? एक भीड़, नॉर्मल भीड़ होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि अरिजीत सिंह का कोई कॉन्सर्ट है, वो गाना गाने आया है आपके शहर में, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, कोई भी उसकी लोकेशन हो, तो उसके देखने वाले दर्शक कैसे होंगे? उनको बोलेंगे क्राउड। लेकिन यही भीड़ किसी को मारने के लिए दौड़े, सपोज हम टेररिस्ट दे, तो उसको बोलते हैं मॉब। अभी किसी कंपटीशन में वोकेबलरी में पूछा गया था मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी, देखो वर्ड को तोड़ना सीखिए, नया वर्ड बनाया गया मोबोक्रेसी। जब कोई पर्सन को भीड़ ने मार डाला तो अगले दिन इसके ऊपर आर्टिकल आया। क्रेसी वर्ड का मतलब होता है टू रूल, कि मतलब शासन करना, ठीक है। मॉब मतलब होता है वॉयलेंट क्राउड। क्या होता है? वॉयलेंट क्राउड। जब वॉयलेंट क्राउड का शासन हो, वॉयलेंट भीड़ का शासन हो जाए, वो अपने हाथ में कानून ले ले, वो लोगों को मार दे, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। कसाब को गिरफ्तार किया गया और उसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फांसी की सजा हुई, दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। जुडिशरी में बिलीव। बट अगर किसी को हम डायरेक्टली लेके हाथ में मार दे जनता ही, तो उसको बोलते हैं भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी। अब देखो, सारे लोगों के लिए एक टर्म यूज कर लिया हमने, मोब, या सारे लोगों के लिए एक टर्म यूज कर ली क्राउड। तो ऐसी टर्म को क्या बोलेंगे हम? ऐसे बार ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्यों? एक जगह कलेक्शन कर लिया सबका। जैसे टीम, जैसे क्या वर्ड है? टीम। टीम देखो एक जगह खेलती है, सारे लोगों के ग्रुप को मिला के टीम। इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, 11 लोगों को मिला के एक टीम का नाम पड़ा। और भी बड़ी होती है, सपोर्ट स्टाफ और सब चीजें, लेकिन क्या हम उसको टीम के अलावा कुछ बोलते हैं? नहीं। फ्लोक, देखो अगला वर्ड है फ्लोक। फ्लोक का मतलब क्या होता है? ग्रुप। जैसे फ्लोक ऑफ हेन्स, फ्लोक ऑफ गूज, फ्लोक ऑफ गीज। तो वो क्या है कि एक समूह है, समझ लो डक, बतख है, उनका ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं फ्लोक, ग्रुप है। जैसे हर्ड, हर्ड भी क्या है? एक ग्रुप है। किसके लिए यूज होता है? केटल्स के लिए। जब जानवरों का एक ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं हर्ड। कोई भी समूह, उसको बोलते हैं हर्ड। जैसे शिप्स का, भेड़ों का क्या होता है? हर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, आर्मी। सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब देखो आर्मी एक ही कंट्री के लिए लड़ती है, एक ही ग्रुप है, तो चाहे वो नेवी की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे वो हमारी खुद की थल सेना जिसको आर्मी बोला जाता है एग्जैक्टली, सारी क्या है? फोर्सेस, सारी क्या है? आर्मी। एक कंट्री के लिए लड़ते हैं। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? फ्लीट एक वर्ड है, बता देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है कलेक्टिव नाउन का फ्लीट। फ्लीट होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ शिप्स या ग्रुप ऑफ वेसल्स, नावों का ग्रुप, बड़े जहाजों का ग्रुप, जो वॉर करने के लिए जो जहाज बने हैं, समुद्र में उतरे हुए हैं, उसको बोलते हैं फ्लीट। ओके, कलेक्टिव नाउन है, उनको एक साथ यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड है ज्यूरी, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बड़ा फेमस है। इस ज्यूरी से क्वेश्चन आता है। ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जज, जो 7-8 जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको बोलते हैं ज्यूरी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फैमिली। फैमिली भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। पूरी फैमिली एक साथ रहती है, और अगर अलग भी हो जाए तो एक अलग फैमिली हो गई, लेकिन फैमिली अभी भी क्या रही? फैमिली। फैमिली के लिए कोई अलग टर्म तो है नहीं, वही है, इसलिए बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बोलूं पूरे कंट्री के लिए, नेशन, राष्ट्र, तो राष्ट्र क्या है? जिसमें सारे लोग शामिल हो गए। अब उसमें ऐसा थोड़ी है कि महाराष्ट्र एक अलग राष्ट्र, नहीं, वो एक अलग राज्य है, बट राज्य मिलके क्या बना है? एक देश, और उसको क्या बोला? राष्ट्र। और वो क्या हो जाता है इंग्लिश में? नेशन। नेशन क्या है? कलेक्टिव नाउन। समझे? जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, पार्लियामेंट। क्या लिया? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या हो गया? पार्लियामेंट क्या हो गया? कि इतने लोग बैठे पार्लियामेंट। बट डिसीजन कैसा आता है? कोई बिल पास होता तो कैसे होता? मेजोरिटी ने किया, या एक साथ डिसीजन लिया तभी वो पास हो पाया, गवर्नमेंट ने अपने नंबर्स दिखाया, मींस एक्टिंग एज ए यूनिट, एक्टिंग एज ए होल, एक्टिंग इन ए ग्रुप। सो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोला गया। एग्जाम्पल एक और लूं मैं, कमिटी। अभी तो मैं केवल ये सिखा रहा हूं कि ये वर्ड किसमें आते हैं? कलेक्टिव नाउन।
बाद में ये भी बताया जाएगा आपको कि इनको कलेक्टिव नाउन क्यों बोला गया, इनका सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ, प्रोनाउन के साथ क्या रिश्ता है, पार्ट ऑफ स्पीच या सेंटेंस में एरर के टाइम हम कैसे यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो वो कमिटी भी क्या है, ऐसा ही वर्ड है। कमिटी एक ग्रुप होता है, बट हम पूरी कमिटी को कमिटीज कभी यूज नहीं किए, कभी भी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट्स नहीं बोला, कभी क्राउड को क्राउड्स नहीं बोला। रीजन इज दैट दिस इज दीज काइंड ऑफ द नाउन आर नोन एज कलेक्टिव नाउन। समझे, इनको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। यही एक कारण है कि इनको कभी भी वर्ड्स के आगे एस नहीं आता, इनका प्लूरल नहीं होता। एक टीम के लिए यूज हुआ तो टीम ही है, अगर हम और टीम को इंक्लूड कर रहे हैं देन टीम्स, बट एक टीम के लिए टीम। जैसे फ्लीट को बोलते हैं एक कलेक्शन ऑफ शिप्स या वेसल्स, आर्मी होती है एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, क्राउड होता है एक कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, पुलिस जैसे क्या है, पुलिस भी क्या है, एक कलेक्शन है, भले वो प्लूरल वर्ब ले सिंगुलर वर्ब ले वो बाद की बात। जैसे मैं बोलूं कि फ्रेंच आर्मी, अगर एक सेंटेंस लिखूं कि द फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच आर्मी वर डिफीटेड, डिफीट कर दी गई थी, वर डिफीटेड एट वाटरलू। वाटरलू क्या है, वो जगह जहां पे नेपोलियन हारा था, कि अगर फ्रेंच आर्मी वाटरलू में हारी। अब आप खुद बताओ कि आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन, क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वर्ब कैसी लेता है, जब वो यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है, वर्ब लेता है सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए कि फ्रेंच आर्मी वर डिफीटेड, हार गई थी, जब सेंटेंस पास्ट में इसलिए आया डिफीटेड न कि डिफीट, एट वाटरलू। कहा, कौन से मैदान में, वाटरलू के मैदान में। तो यहाँ पे गलती क्या है, सिंपली पहचान जाओगे आप कि फ्रेंच आर्मी, आर्मी वर्ड आते ही समझ में क्या आना चाहिए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन वर्ड कैसे लेता है, सिंगुलर। अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों सिंगुलर लिया, क्यों प्लूरल नहीं लिया। कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, वो एक ही ग्रुप में बिहेव करेंगे। जब तक वो एक ही साइड में जा रहे हैं तो हमेशा वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर। इसलिए वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज, न कि वर। जैसे मैं बोलूं दूसरा कि एक और सेंटेंस लिखूं कि हर्ड ऑफ केटल, एक सेकंड सेंटेंस यहीं पे लिखता हूं मैं, ए हर्ड ऑफ केटल, हर्ड ऑफ केटल। केटल क्या होते हैं, मवेशी, जानवर। अब केटल में अलग अलग जानवर हो सकते हैं, ठीक है। वर ग्रेजिंग, केटल है वो चर रहे थे, ग्रेज कर रहे थे। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो यहाँ पे कोई गलती है, जैसा पहले सेंटेंस में पहचाना कि आर्मी आते ही क्या होगी, वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर है, वही वर। अगर समझ लो वर की जगह आर होती तब भी प्लूरल, वर भी प्लूरल। ए हर्ड ऑफ केटल आर ग्रेजिंग, वर ग्रेजिंग। अब देखो यहाँ पे केटल है वो नाउन नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, हर्ड। ये पूरे सेंटेंस को गवर्न कर रहा है, पूरे सेंटेंस को कौन बना रहा है, हर्ड। हर्ड क्या लेगा, एक ग्रुप है वो, कलेक्टिव नाउन है, इसलिए वर नहीं आ सकता। वाई, वर एक प्लूरल वर्ब है, आर एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए वर और आर नहीं आएगा। क्या आएगा, आइदर वॉज आएगा या फिर इज आएगा। समझे, आइदर इज और वॉज। हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग, हर्ड ऑफ कैटल इज। समझे कि जब भी आए आपके पास कलेक्टिव नाउन से कोई सेंटेंस और ये पता चले कि जब तक उनमें कोई लड़ाई नहीं है, जब तक वो सिंसियरली बिहेव कर रहे हैं एक यूनिट की तरह, एक्टिंग एज ए यूनिट, एक्टिंग एज ए होल, स्पोकन एज ए होल, स्पोकन एज ए यूनिट, तब तक वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। जब वो बिहेव करे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, लड़ जाए, डिफरेंट बिहेव करे, फैमिली में डिवीजन आ जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो सेंटेंस में दिखाए, तब वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। हालांकि हम ये चीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पहले इसलिए बता दी थोड़े यूज टू हो जाओ। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि द ज्यूरी हैज टेकन इट्स वर्डिक्ट, हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, हैज टेकन इट्स डिसीजन, या ज्यूरी हैव टेकन
इट्स डिसीजन। तो दोनों में से सही कौन सा होगा कि ज्यूरी तो एक कलेक्शन ऑफ जजेज होता है, ग्रुप ऑफ जजेज होता है, तो ये प्लूरल हो जाएगा? नहीं, प्लूरल नहीं होगा, ये कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी मतलब एक ग्रुप ऑफ जज, और जब वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, फैसले पे वो तभी पहुंचे हैं जब सारे जज एक हैं, आपस में लड़ाई नहीं हुई है, तो यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे हैव कभी नहीं आ सकता। ज्यूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट गलत है, ज्यूरी हैज गिवन। सिंगुलर वर्ब इसलिए आएगी क्योंकि ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया, फैसला एक होता है, तो हमें प्लूरल सिंगुलर उस पे नहीं, कलेक्टिव नाउन का ध्यान रखना है कि ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, और जब वो एक ही तरह से बिहेव कर रहा है, फैसला दे दिया गया है, डिसीजन सुना दिया गया है, तो हमारी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे, तो हम प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट जब ये डिस्कस करेंगे कि जब प्रोनाउन होगा तो हम कैसे वहां पे इस ज्यूरी को, इस मॉब को, टीम को, फ्लोक, हर्ड, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, इनके सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिस दिन नाउन टॉपिक खत्म हो जाएगा। नाउन की 3 से 4 क्लासेज होती है, उसके बाद में हम उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगी। चीजों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। कि इसको और सीखते हैं कि चौथा नाउन जो अभी तक बाकी था, कलेक्टिव नाउन का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग गई आप में? बिल्कुल गई। चौथा नाउन जो अभी तक बाकी था, शायद टफेस्ट नाउन है नाउन के काइंड्स में, चौथा नाउन। ठीक है, तो आज हमारे चारों प्रकार के नाउन कवर हो रहे हैं। पहला नाउन बच्चों प्रॉपर नाउन, स्टूडेंट, सेकंड काइंड ऑफ द नाउन इज कॉमन नाउन, थर्ड काइंड ऑफ नाउन is collective noun, fourth kind of noun is abstract noun. Out of the 4 noun you have already discussed, we have already discussed 3 kinds of the noun, that is the proper noun, common noun, collective noun, and the third kind of the noun that is still missing is abstract noun. उसका नाम है abstract noun. तो चलिए जानते हैं कि abstract noun वाकई में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। जब हमें ये समझ में आएगा कि इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल, तो शायद हम इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे, पता भी चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन रियल में होता क्या। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहले डेफिनेशन जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ द क्वालिटी कॉमा एक्शन। अगर हम क्वालिटी की बात करें, एक्शन की बात करें, और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। देखो डेफिनेशन में बहुत काफी कुछ चीजें हैं। अगर किसी चीज की क्वालिटी या किसी चीज के एक्शन, इन दोनों को छोड़ के अगर हम ये भी जानने की कोशिश करें कि वो चीज स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जो ऑब्जेक्ट उस नाउन में जो छिपा हुआ है उसके अलावा कुछ और हम डिस्कस करें, तो उसको भी बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस वर्ड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है? छिपा हुआ। ठीक है, ड्रॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मतलब होता है? ड्रॉन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो चरित्र जो छुपे हुए हैं या खींचे गए हैं, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं बोलूं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे समझ लो कार चलानी बड़ी अच्छी आती है, मैं कार को 50-60 की स्पीड पे नॉर्मल चलाता हूँ ट्रैफिक को देख के। हाइपोथेटिकल कंडीशन कि मुझे कार चलानी आती है, बट अगर कभी वो कार खराब हो जाए तो मुझे वो कार सही करनी नहीं आती, उसका इंटरनल मैकेनिज्म में नहीं जानता, और उस चीज को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि मुझे ऊपरी चीज, द आउटर थिंग, कि मुझे पता है कि मुझे कार चलानी आती है, बट उस कार को सही करना नहीं आता, मतलब इंटरनल मैकेनिज्म नहीं आता। एक तरीके से वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, वो छुपी हुई चीज है, वो मैकेनिक ही सही कर सकता है। एग्जाम्पल, आउटर मेकअप एक एब्स्ट्रैक्ट मेकअप है, एक सीधा दिखता हुआ मेकअप है, बट एक इनर मेकअप, हम बोले कि आदमी अंदर से कैसा है, वी डोंट नो, वी फील अबाउट हिम, वी हैव सम इंट्यूशन अबाउट हिम, और हर कि वो ऐसा है या ऐसी है, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम अंदर से पता कर रहे हैं कि वो कैसा है। ठीक है, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे पता किया? फील करके, ये जानने की कोशिश की थ्रू द बिहेवियरल एक्सपेक्ट,
तो वो सारे ऐसे नाउन कैसे नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये डेफिनेशन आई कहां से सर? पहली डेफिनेशन पे लौटते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेम, पर्सन, थिंग। ये तो होता ही है। इसके अलावा क्या सुना था हमने कि सेंसेस, टच, स्मेल, थिंग, वो चीज थी। इसके अलावा व्हाट वी कांट थिंक ऑफ, जिसका हम सोच नहीं सकते। व्हाट वी कैन परसीव, बट हम महसूस कर सकते हैं। जैसे गॉड, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही छुपी हुई है। हाँ, डेफिनेशन नाउन की ही डेफिनेशन। व्हाई? बिकॉज नाउन में ही तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी का तो काइंड है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब छिपा हुआ है। तीन तरीके होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद करने के। तीन टाइप्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। फर्दर इसको बांटा गया है। एक कीवर्ड याद रखिएगा, क्यूएस। ठीक है, क्यूएस। क्यूएस मतलब क्यू फॉर क्वालिटी। क्यू का मतलब क्वालिटी, ए का मतलब एक्शन, और एस का मतलब स्टेट। कोई भी वर्ड में दे दूं आपको, आप तीन वर्ड में इनको डिफाइन कर सकते हैं। किसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स आई गिव ए सिंपल वर्ड, मूवमेंट। कौन सा वर्ड दिया मैंने? मूवमेंट। ठीक है, ऐसा वर्ड दे दिया मैंने। सपोज मैंने एक वर्ड दिया, ओबीडियंस। तो ऐसे वर्ड में कुछ भी दे सकता हूं, उससे आपको ये पता लगाना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाई? मूवमेंट होते टाइम हमें पता चले कि नहीं चले, बट मूवमेंट तो हुआ है। वो क्या हो गया? छुपा हुआ है, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट। ये क्या होगी? क्वालिटी है क्या मोमेंट? नहीं। स्टेट है मोमेंट? नहीं। क्या है मोमेंट? एक्शन। क्या है? एक्शन। उसने यहां से वहां तक दूरी चली, डेट इज नोन एज मोमेंट। समझ लो, ओबीडियंस, किसी की आज्ञा को मानना, वो क्या हो गया है? स्टेट है, क्वालिटी है, या एक्शन है? तो कि वो स्टेट नहीं हो सकती, एक्शन नहीं हो सकता। ओबे, ओबेइंग समथिंग, या कोई जो बहुत ही आज्ञाकारी चीज से होता है, ये उसकी क्वालिटी है सर। तो उसको क्या होगी? ये ओबीडियंस क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि हमें पता क्या है कि वो जब तक हमें दिखाएगा नहीं कि वो हमें कितना ओबे करता है, हमें थोड़ी पता चलेगा। हमें कब पता चला? जिस दिन उसने ओबे करना शुरू किया। ये क्या हो गई? क्वालिटी हो गई सर। ठीक है, तो अब मैं कोई भी वर्ड दूं आपको, कि समझ लो कि गुडनेस, एक वर्ड लिखा मैंने, गुडनेस। किससे बना? ये गुड से। गुड क्या है? नाउन। क्यों? किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब, थिंग, किसी प्लेस का नाम, नाम ही है। तो गुड क्या हो गया? एक नाउन है, उसी से बना। और कौन सा नाउन? इसीलिए बोला गया था कि कॉमन नाउन से ही कलेक्टिव नाउन बनते हैं, कॉमन नाउन से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। देखो, गुड एक कॉमन नाउन, लेकिन मैं इसका क्या बना सकता हूँ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गुड का मतलब अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना हम, वो अच्छा आदमी है, ये जो गुड पर्सन, मतलब क्या है? उसकी क्वालिटी है। तो गुडनेस कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ? क्वालिटेटिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला ही नाउन जो क्वालिटेटिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो हमें दिखती नहीं है, बट बिहेवियर में, साथ पे रहने में, वो हमें महसूस करवाता है। व्हाट कैन वी परसीव, वोट वी कैन नॉट थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच नहीं सके, वो हम लेकिन महसूस कर सके, दैट इज नॉन एज क्वालिटी। ओके, गुडनेस। काइंडनेस क्या है? एक क्वालिटी है सर। काइंडनेस किस वर्ड से बना? काइंड से। दयावान व्यक्ति, ही इज ए काइंड पर्सन, ही इज ए काइंड फेलो, वो मेरा एक काइंड फ्रेंड है। ये सारे क्या है? उसके व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। काइंड क्या बता रहा है? व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स। बट इसी के साथ में NESS जोड़ दूं, काइंडनेस, ये हो गया क्वालिटेटिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाइटनेस कौन से वर्ड से बना? वाइट से। क्या बता रहा है? क्वालिटी। डार्कनेस क्या बता रहा है? क्वालिटी। हार्डनेस किस वर्ड से बना? हार्ड से। क्या बताई? क्वालिटी। ब्राइटनेस, और भी कुछ वर्ड सोच सकते हो, जैसे आपने पढ़े 7th 8th 9th 10th में, वहां से फिर वर्ड ले सकते हो। जैसे ऑनेस्ट, क्या वर्ड है? ऑनेस्ट। और सबको पता है ऑनेस्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऑनेस्टी। क्या होता है?
ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्टी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। विजडम, वाइज एक कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन। और वाइज से क्या बना? विजडम। ब्रेव कॉमन नाउन। जैसे विजडम क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस वर्ड से बना? वाइज से। ब्रेवरी, बहादुरी देखते ही नहीं पता चलती है कौन आदमी कितना बहादुर है, बट ब्रेवरी कैसे पता चलती है? आदमी के एक्शन करने पे, क्वालिटी शो करने पे। तो कैसा नाउन हो गया? क्वालिटेटिव नाउन। आप ये भी पढ़ोगे कई बार, एक क्वालिटेटिव नाउन एक एक्शन भी बन सकता है। जैसे ब्रेवरी एक एक्ट भी है, ब्रेवरी एक क्वालिटी भी है। जब ब्रेव पर्सन है देन इट्स ए नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन। ब्रेवरी उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वो दो तरीके का हो सकता है, आइदर क्वालिटेटिव और एक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ और नाउन। जैसे सेकंड वर्ड था एक्शन। क्या क्या एक्शन हो सकते हैं? लाफ्टर, किससे बना? वर्ड लाफ से। किससे बना? वर्ड लाफ से। सर ऐसे सेंटेंस की एरर कैसे आती है? सपोज मैं लिखता हूं, जैसे बैंकिंग एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, आपको रटने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें चलेगी। लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। गुड एक्सरसाइज, लाफिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है टू ओवरकम द स्ट्रेस। देखो छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की है, कंपटीशन में बड़ी काम की है। ओवरकम द स्ट्रेस, कि लाफिंग ओवरकम करने के लिए, तनाव को ओवरकम करने के लिए हंसना जरूरी है। देखो ये सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पोकन इंग्लिश ग्रामर में, स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत सही सेंटेंस है कि लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज टू ओवरकम द स्ट्रेस। लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ये, या ग्रामेटिकल इंग्लिश में, दिस सेंटेंस कंसिस्ट सम काइंड ऑफ द एयर। कैसे? हमने तोड़ना सिखाया था सेंटेंस को जब शुरू की थी ग्रामर। तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है? आर्टिकल। गुड एक्सरसाइज क्या है? एक नाउन है जिसके अंदर एडजेक्टिव है। टू ओवरकम एक प्रीपोजिशन है, उसका कोई ऑब्जेक्ट। बाकी सब चीजें सही है। अब आते हैं हम सबसे पहले नाउन पे। ठीक है, ये चीजें अभी पीछे वाली आपको इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी आपके पार्ट ऑफ स्पीच कवर नहीं हुए, बट इतना तो कवर हुआ है कि नाउन कवर। देखो ये नाउन होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? नाउन से। बट क्या ये नाउन है? नहीं है। क्या है ये? वर्ब। क्या इसको वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए? नाउन। लाफिंग किस वर्ड से बना है? लाफ से। लेकिन लाफ इज ए गुड एक्सरसाइज टू ओवरकम द स्ट्रेस ज्यादा खराब लग रहा है, ज्यादा बेकार लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नाउन है। हंसना क्या है? कॉमन नाउन। क्या चाहिए यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? लाफ्टर। क्या आप सही है? हाँ अब सही है। लाफ्टर इज ए गुड एक्सरसाइज टू ओवरकम द स्ट्रेस। और एक्शन नाउन कौन से होते हैं? एक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थेफ्ट, चोरी। चोरी करते हुए हमें पता नहीं चलता, अगर पता चलता तो फिर वो चोरी रही ही नहीं, इसलिए वो भी क्या है? एक्शन। मोमेंट, इधर से उधर हिलना, वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जजमेंट, हमें क्या पता कि क्या जजमेंट आएगा, हमें क्या पता कि वो अगला शॉट कैसे खेलेगा, वो उसका जजमेंट है। बॉल कहाँ डालेगा, वो उसका जजमेंट है। हेट्रेड, किसी से कोई घृणा करता है, अंदर की भावना है, क्या पता कि कोई नफरत कर रहा है हमसे। कौन से वर्ड से बना ये? हेट से। हेट से क्या बना? हेटरेड। हेट्रेड क्या बना? हेट्रेड। कैसे बना? HATRED। जब भी वोवल नाउन के लास्ट में ई आता है तो उसका ई हटा लिया जाता है और सिंपली उसको RED से ED लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया जाता है। देखो दूसरा कवर हुआ। थर्ड, स्टेट। अवस्था में कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? अवस्था में चाइल्डहुड है, बचपन। बॉयहुड है कि लड़कपन या लड़का जो बचपन गुजारता है, चाइल्डहुड। बॉयहुड, एडल्टहुड, ये सारे क्या है? स्टेट के एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यूथ, किससे बना? यंग पर्सन से। यंग पर्सन से क्या बना? यूथ। स्लेवरी, स्लेव से बना स्लेवरी, मतलब स्लेव क्या होता है? गुलाम। स्लेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? स्टेट वाला। स्लीप, सोना, कहां से बना? वर्ब से, स्लीप। ठीक है। सिकनेस, सिक वर्ड से बनाई, नाउन है, कॉमन नाउन। ही सिक पर्सन, बीमार है, लेकिन सिकनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ, डेथ भी क्या है? स्टेट। कहां से बना? डाई से। डाई क्या होती है? वर्ड। एक चीज क्या पता चल रही है कि वर्ड से, केवल नाउन से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनाया जा सकता, जबकि वर्ब से भी बनाया जा सकता है।
एडजेक्टिव से भी बनाया जा सकता है, जैसे ही इज ए काइंड पर्सन। काइंड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण, विशेषता बता रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है किसकी? नाउन की, क्योंकि पर्सन क्या है? किसी का नाम है, प्लेस है, थिंग है, तो वो क्या है कि नाउन है। उसके पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। काइंड पर्सन, काइंड क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन काइंड से क्या बनाया गया? काइंड क्या हुआ ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, पुअर पर्सन से बना पॉवर्टी, दैट इज स्टेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज ये आप बात समझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। ठीक है, कुछ नाम्स हैं जैसे साइंस के, आर्ट्स के, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रामर खुद क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ग्रामर, बट ग्रामर कैसे बनी, क्या हुआ, सेंटेंस कैसे लेगा, ये हमें पहले से पता है क्या? नहीं। म्यूजिक डिफरेंट काइंड्स के इनहेरेंट चीज है, इसलिए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केमिस्ट्री हो सकता है कुछ और केमिकल बनाए लेकिन कुछ और रिजल्ट आए, प्रोडक्ट कुछ और आए, इसलिए वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ही इज ए ब्रेव सोल्जर, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ब्रेवरी एक कॉमन नाउन है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना बच्चों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो शुरू से हम वापस क्लास को समराइज करें। आज हमने नाउन पढ़ा और मैंने नाउन को पूर्ण कंप्लीट तरीके से, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप थे, चारों को चारों कवर किए। उसके कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में कवर किए जाएंगे, लेकिन आपका ये पूरी क्लास में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब पूरे हुए। उनकी डेफिनेशंस जानी, उनके एग्जांपल्स जाने, उनके वर्ड्स जाने और उनको पढ़ने का एक नया तरीका सीखा कि उनको हम रोट मेमोरी से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से भी सीख सकते हैं, कुछ वर्ड्स की सहायता से। और कंपटीशन में डायरेक्ट अप्रोच वही रहती है जो आजकल बैंकिंग अपना कॉम्पिटिटिव अप्रोच चेंज कर चुका है, पिछले 5 सालों से हटकर एक नया कंपटीशन लाया है, थोड़ा टफ लाया है उसको पहुंचने के लिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक की सबा खे नमस्ते। वापस अगली क्लास में हम मिलते हैं बड़े जल्द ही।